मनोज शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत विपक्षी पार्टियों से। जी हाँ, इस वक्त पूरी विपक्षी पार्टियां एक होकर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही हैं। इस वक्त विपक्षी पार्टियां जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो गई हैं, ऐसे में लग रहा है कि अब विपक्षी पार्टियों का जो खेमा है वो एक बार फिर से मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दूं, बीते दिनों पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरह से विपक्षी पार्टी के नेताओं को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखने के बाद अब विपक्षी पार्टी के नेता एकजुटता दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर विपक्ष एक होता है तो इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। अब आपको मैं यहाँ पर ये भी समझाऊंगा कि आखिरकार ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी क्या है और आखिरकार विपक्ष एक बार क्यों फिर से मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दूं कि दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में जिस तरह से देखने को मिला कि जो उपराज्यपाल की शक्ति को मोदी सरकार ने यानी कि सेंट्रल ने जिस तरह से बढ़ा दिया और उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनकी पावर कम हो गई है। एनसीटी बिल जो पास किया गया लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर बिल पास होने के बाद अब दिल्ली सरकार जो है वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगी और यही देखने को मिल रहा है कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से आनन फानन में इस बिल को पेश करवाया, यानी कि ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार अब दिल्ली की सरकार से डरती हुई नजर आ रही है। आपको ये भी बता देता हूं कि जिस तरह से दिल्ली सरकार यानी कि अगर बात की जाए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी तक दिल्ली के विकास के लिए जिस तरह से काम कर रहे थे, अब बिल पास होने के बाद वो उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर बात की जाए तो जो काम करना होगा उसके लिए पहले उन्हें उपराज्यपाल की साइन लेनी होगी, उपराज्यपाल से परमिशन लेना पड़ेगा और अगर उपराज्यपाल परमिशन नहीं देते हैं तो यानी कि काम वो वहीं पर ठप हो जाएगा। तो ये है कुल मिलाकर बिल, और बिल के जरिए मोदी सरकार ने यानी कि केंद्र सरकार ने दिल्ली पर अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश की है और अपनी पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है और बाकायदा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बिल का विरोध भी कर रहे हैं। आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार की अगर हम बात करें तो दिल्ली की जनता ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय पूरे बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी को सत्ता पर बिठाया था। उसके बाद जिस तरह से केंद्र सरकार ने बिल लाकर हस्तक्षेप करने की कोशिश की है, तो ये बात ना तो दिल्ली की जनता को पसंद आ रही है और ना ही दिल्ली सरकार को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता दूं, ममता बनर्जी ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए तमाम विपक्षी पार्टियों को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में यह बताया गया कि मोदी सरकार सेंट्रल में रहते हुए, केंद्र में रहते हुए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर इसी तरह से गलत इस्तेमाल करते रहेंगे तो राज्यों की अगर हम बात करें तो वहां पर भी उनकी जो राज्य के मुख्यमंत्री है उनके लिए भी खतरा मंडरा सकता है। तो ऐसे में जो चिट्ठियां लिखी गई थी विपक्षी पार्टियों को, उनकी तरफ से अब देखिए लगातार उनका बयान भी सामने आ रहा है। और आपको मैं बता दूं कि जो चिट्ठी ममता बनर्जी ने लिखी है उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनकी तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है और रिपोर्ट के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि आखिरकार किस तरह से अशोक गहलोत ने भी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार जिस तरह का काम कर रही है वो किसी भी मायने में सही नहीं है। चलिए खबर की तरफ बढ़ते हैं और आपको बता दूं, खैर गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ केंद्र सरकार के भेदभाव के आरोपों पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से सभी विपक्षी दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखी गई और अशोक गहलोत का जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा केंद्र सरकार पर ममता बनर्जी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने जो चिट्ठी लिखी है वो सही है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरह से केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जो बात कही है उसको भी उन्होंने सही बताया। देखिए, केंद्र की ओर से राज्यों के फंड रोक देने को लेकर जो बात कही गई है, इसको लेकर भी पहले उन्होंने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था। गहलोत ने कहा केंद्र की मोदी सरकार किस प्रकार से राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री सहयोग की बात करते हैं, दूसरी तरफ राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा है। अगर बात की जाए तो गहलोत ने कहा कि केंद्र से जीएसटी में राज्यों का पूरा हिस्सा भी नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार ने बजट में पेट्रोल एवं डीजल पर जो सेस लगाया है और बेसिक एक्साइज ड्यूटी को लगातार जो कम किया जा रहा है, इससे जो है
स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जो है वो बढ़ाई जा रही है। तो कुल मिलाकर ये देखने को मिल रहा है कि विपक्षी पार्टियां भी अब लगातार केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रही हैं, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार अब अपने मनमाने रवैये पर उतारू हो गई है और देश की जनता को एक तरफ करते हुए अपने हिसाब की जो रणनीति बना रही है, इससे न सिर्फ देश की जनता परेशान है बल्कि विपक्षी पार्टियां भी अब एक होती हुई नजर आ रही है। आपको यहाँ पर यह भी बता देते हैं कि जिस तरह से जो मनमानी रवैया अपनाया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से और दिल्ली पर जबरदस्ती जो हक जमाने की कोशिश की गई है, इसका साफ मतलब ये है कि केंद्र सरकार को ये काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के विकास के लिए काम करें। यानी कि दिल्ली की जनता का विकास अगर रुक रहा है तो वो केंद्र सरकार की वजह से, क्योंकि केंद्र सरकार को अच्छा नहीं लग रहा कि दिल्ली की जनता का विकास हो और दिल्ली की जो स्थिति है वो बेहतर हो। तो कुल मिलाकर अगर ये समझा जाए तो केंद्र सरकार अब अरविंद केजरीवाल से चिढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से अभी तक की हम बात करें तो दिल्ली की सत्ता पर बैठने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो जो वायदे किए थे उन वायदों को पूरा किया और जो वायदे उन्होंने पूरे किए उससे दिल्ली की जनता भी सरकार से खुश नजर आई। यही सब स्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार को डर लग रहा है कि कहीं पूरी तरह से दिल्ली की जनता अगर आम आदमी पार्टी के साथ चली गई तो आने वाले जो समय के चुनाव होंगे उनमें बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। खैर ये तय करेगी जनता कि क्या केंद्र सरकार की जो ये नीति है इसके खिलाफ जाएगी या केंद्र सरकार की नीतियों को अपनाएगी। लेकिन अगर बात कुल मिलाकर ये कहा जाए तो केंद्र सरकार जिस तरह से जगह जगह अड़चने खड़ी कर रही है और जिस तरह से वो काम जो होने वाले हैं उनमें रोड़ा बन रही है, तो ये बताता है कि केंद्र सरकार अपनी एक अलग रणनीति अपना रही है। हाल फिलहाल की अगर हम बात कर लेते हैं तो जिस तरह से बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको मैंने बताया भी अपने प्रोग्राम में और ये भी बताया कि किस तरह से केंद्र सरकार न सिर्फ निजीकरण करके जो है वो देश की जनता के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है, बाकी अन्य ऐसे मुद्दे भी हैं जिस वजह से देश की जनता आज परेशान है। तो ऐसे में विपक्षी पार्टियों का एकजुट होना यानी कि ये बताना कि विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर अब मोदी सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। अगर देखा जाए तो साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले उस लोकसभा चुनाव से पहले अगर ये विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर दोबारा से मोदी सरकार के खिलाफ खड़ी होती हैं तो इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। खैर अगर बात की जाए तो जो सारी जिम्मेदारी है वो जनता के ऊपर है, क्योंकि जनता जो है वो चुनाव के समय जब वोट करती है तो उसे वोट करते समय बहुत चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि अगर हम बात करें तो जनता की सबसे बड़ी पावर होती है वो होती है वोटिंग, और वोटिंग के जरिए वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को सत्ता से गिरा सकती है और किसी भी राजनीतिक पार्टी को सत्ता पर बिठा सकती है। तो यहाँ पर जनता के ऊपर सारा कुछ निर्भर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर जनता मोदी सरकार के खिलाफ दिख रही है, अगर जनता मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ है तो वो आने वाले जो चुनाव है उसमें बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी, और नहीं तो जनता का जो फैसला है वो तो सभी राजनीतिक पार्टियों को मानना पड़ेगा। लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरह से विपक्षी पार्टियों की अगर हम बात करें, विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं की बात करें जिनमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी हमने यहाँ पर बात भी की थी, और बीते दिनों हमने ये भी बताया था कि किन किन जो बड़े विपक्षी पार्टी के नेता हैं उन्हें ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी थी। और अब यह देखना होगा कि ममता बनर्जी की जो चिट्ठी लिखी गई है इन नेताओं के लिए, इस चिट्ठी का कितना असर देखने को मिलेगा और क्या इसका असर बंगाल चुनाव पर पड़ेगा। बंगाल चुनाव में जिस तरह से टीएमसी बीजेपी पर भारी पड़ रही है और बीजेपी को बंगाल चुनाव हारने का डर सता रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से टीएमसी ने इस मुद्दे को उठाया है, इस मुद्दे की वजह से बीजेपी की स्थिति बंगाल में और ज्यादा खराब हो जाए और बंगाल में बीजेपी के वोट शेयर जो हैं वो भी गिर जाएं। तो फिलहाल आगे क्या स्थितियां बनेंगी ये हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन चुनाव की जो खबरें हैं वो लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा ही रहे हैं। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए।